ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यहां पर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब कॉमन सेंस से मेरी बातें सुनिएगा। आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक सब कुछ कवर करते हुए आ गए हैं, सब कुछ सीख लिया है। ये एक प्रॉपर्टी यहां पर शो की गई है कोवेलेंट कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग, जिसमें हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सारी एनालिसिस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक थ्योरेटिकल अप्रोच, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मे बी ऑफ टू टाइप्स। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है केमिकल बॉन्डिंग के रिगार्डिंग, जिसमें आपको यह देखना होता है यहां पर कि दो मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यह डिपेंड करती है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो वैरायटी के होते हैं। सबसे पहले बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो दो मॉलिक्यूल की कहानी हो। ठीक है, और वंडरवॉल फोर्स भी हम लोग देख सकते हैं, तो वो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो दो आपको यहां पे फोर्स के बारे में बताया जा रहा है या दो वैरायटी के बारे में बताया जा रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, कोवेलेंट कंपाउंड के एमपी और बीपी से। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पे वंडरवॉल्स फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मैं पढ़ा चुका हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, ये नहीं पढ़ाया, इस पे चलेंगे आगे। आगे आ जाइए, मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको सीखनी है, वो क्या सीखनी है कि इट एग्जिस्ट बिटवीन कहां, पीरियोडिसिटी में मैंने आपको बताया था वंडरवॉल फोर्स कहां लगती है बेटा, नॉन मेटल और इनर्ट गैसेस वाले सिस्टम में। ठीक है, सो इट एग्जिस्ट बिटवीन नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल मतलब समझ गए किसकी बात कर रहा हूं, इनर्ट गैसेस की हो गई। ठीक है, या फिर नॉन बॉन्डेड एटम की बात कर लो, मतलब जीरो ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब कौन कौन आ जाता है, हीलियम की बात हटा लो, तुम्हारे पास नियोन है, तुम्हारे पास आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनन है, रेडन है। ठीक है ना। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, जितना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, जितना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही आपका मॉलिक्यूलर मास होगा सिस्टम का। यानी कि कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। और जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, कहीं ना कहीं पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको वहां पे ज्यादा ऑब्जर्वेबल रहेगा। ठीक है, समझ गए। एक नोट पॉइंट से समझिएगा, इसको और अच्छे से बताऊंगा। जब आपका मॉलिक्यूलर मास, एक मिनट, जब आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, सुनना मेरी बात, व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल देन वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब मैं इसकी कहानी भी बताता हूं। ठीक है, अब जस्ट सपोज के आपके पास कोई एलिमेंट, कोई स्पीशीज थी एक्स और कोई स्पीशीज थी वाई। ठीक है, स्पीशीज एक्स का मॉलिक्यूलर मास और स्पीशीज वाई का मॉलिक्यूलर मास अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, इक्वल, तो अब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया डिपेंड करेगा आपके साइज पे। ठीक है, साइज को कनेक्ट कर सकते हैं किससे, वॉल्यूम से। और मैं वॉल्यूम में आपको यह बता देता हूं कि भैया x का वॉल्यूम कम है और y का वॉल्यूम ज्यादा है, तो x का सरफेस एरिया कम है, y का सरफेस एरिया ज्यादा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्स कैसे भी देख सकते हैं, सरफेस एरिया के करस्पॉन्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास है आर्गन, हीलियम, नियोन, जीनॉन, क्रिप्टन।
पीरियोडिक टेबल में मुझे पता है कि भाई फर्स्ट पीरियड में मेरे पास हीलियम आता है, सेकंड पीरियड में मेरे पास नियॉन आता है, थर्ड पीरियड में मेरे पास आर्गन आता है, ठीक है, फोर्थ पीरियड में मेरे पास क्रिप्टन आता है, फिफ्थ पीरियड में मेरे पास जीनोन आता है, सिक्स्थ पीरियड में मेरे पास रेडॉन आता है, एंड ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है, ये बात आपको पता ही है। तो साइज की अगर बात करें, ठीक है, रेडॉन यहां पे नहीं लिखा है, साइज की अगर बात करें तो सबसे पहले जीनोन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद नियॉन, उसके बाद हीलियम। समझ में आ रही मेरी बात? सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका? जीनोन का बड़ा है, क्योंकि साइज उसका बड़ा है, वॉल्यूम उसका बड़ा है। हीलियम का कम। हीलियम का क्यों कम? भाई हीलियम में तुम्हें सिर्फ 1s की चीज दिखाई दे रही है, जबकि जीनोन तक आते आते तुम्हें कितना कुछ दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रही मेरी बात? इस तरीके से कॉमन सेंस से समझना है। एक छोटा सा एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में, यहां पर मैंने लिया है फॉस्फीन, यह है ट्राईमिथाइल एमाइन, ठीक है, यह है ट्राई इथाइल एमाइन, यह है ट्राईफॉस्फीन एमाइन, और ये नॉर्मल एमाइन। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ क्या रहे हैं यहां पे? वंडरवॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड। लेकिन अब मैं आपसे एक और चीज भी पूछना चाहता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, pH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? नहीं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, यहां मास देखना, पता है किसकी बात हो रही है? मॉलिक्यूलर मास। भाई आपको सीधा सीधा अभी बताया गया था ना कि आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉन्डरवॉल फोर्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो pH3 का मास कम है। सबसे ज्यादा मास किसका है पता है आपको? इधर। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इसमें पॉसिबल है, इसलिए इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इसलिए इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है इसलिए इसका वंडरवॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। इसका मास कम है, मैं एग्री कर रहा हूं, इसका मास कम है, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन यहां पर एक और चीज हमें देखनी होगी, सरफेस एरिया ऑल्सो। तो यहां पर ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं ये इसके करस्पॉन्डिंग है। अमोनिया का मास कम है, आई एग्री, ठीक है, अमोनिया का मास सबसे कम है, आई एग्री, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो आपका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है। अब बात करते हैं आगे की कहानी की। जस्ट सपोज कि आपके पास कुछ कंपाउंड्स मैंने दिए हुए हैं इस तरीके से। भाई कितने, ये देखो कितने कार्बन है भाई, सीधी सिंपल सी बात, 1 2 3 4 5। कार्बन तो यहां पर भी 5 ही है, 1 2 3 4। ठीक है, मेन चेन हो गई। ठीक है, ये 1 और 2 इस तरीके से ये मेन चेन हो गई है। सो कार्बन तो हमें 5 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क किस पे आ जाएगा? यहां पे सरफेस एरिया पे। ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई आपका? 1 2 3। ठीक है, ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ट्रेंड कैसे देखेंगे यहां पे? भाई सबसे पहले कॉमन सेंस की बात, इन जनरली एमपी और बीपी इंक्रीज होता है अलोंग टू द ग्रुप, पीरियोडिसिटी में बताया था, और डाउन जाने पे क्या होता है भाई? नीचे जाने पर क्या होता है? डिक्रीज। ठीक है, सो इन जनरल एमपी एंड बीपी इंक्रीजेस अलोंग द ग्रुप, व्हाइल गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन इट डिक्रीजेस। ये तो पता ही है। यहां पे ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग बात करेंगे अब। ठीक है, ड्रैगो रूल छोड़ दो, चलो हाइब्रिडाइजेशन की कहानी पता ही है ना। हाइब्रिडाइजेशन कहां से नहीं दिखाया जाता? इधर नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें नहीं है, 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 ये। ठीक है,
हाइब्रिडाइजेशन नहीं है यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं एमपी और बीपी की, ठीक है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, भैया ऊपर से नीचे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऊपर से नीचे जा रहे हो, डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन मैं अब आपको एमपी और बीपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि गाइस आपका जो अमोनिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शामिल होता है, H2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपका मीथेन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, बस बाकी का ये डाउन टू द वाला सीन है। बाकी का क्या है? डाउन टू द वाला सीन है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सेप्शनल वाली रो। बाकी आप नीचे चले जाओ आपका कम हो जाएगा, बाकी सबका ऊपर टॉप पे रहेगा, ये बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की कहानी की। आगे की कहानी क्या कहती है? हाइड्राइड ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जो अभी टेबुलर फॉर्म में था मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं। हाइड्राइड्स CH4, NH3, H2O, HF. So hydrides of first element of group have higher MP due to stronger intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, समझ गए मेरी बात? Yes or no? It is applicable for 15th, 16th and 17th group. तो अब ये जो एप्लीकेबल है ये आपको पता है 15th ग्रुप है, ये 16th ग्रुप है, ये 17th ग्रुप है, ठीक है। अगर हम मीथेन को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे किसमें? वाटर में, ठीक है। इट इज वेरी लेस सॉल्यूबल, आसानी से सॉल्यूबल नहीं है। क्यों? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर है, ठीक है। ऊपर से कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसलिए ये बहुत ही लेस सॉल्यूबल है, मतलब आसानी से डिसॉल्व तो नहीं होता। लेकिन हम तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, हाइड्राइड्स हो गए। देन सो ये जो मैंने अभी दिखाया ये वही कहानी हो गई। सबसे बेटर ये कार्बन फैमिली, ठीक है, ये हैलोजन का केस, ये ऑक्सीजन फैमिली का केस, ठीक है। समझ गए? हाँ या ना? यहां फ्लोरीन क्यों पहले आ रहा है? क्योंकि फ्लोरीन दिखा सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन पहले क्यों आ रहा है? ऑक्सीजन दिखा सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नाइट्रोजन, ठीक है। फिर आपके लिए क्या स्टार्ट हो जाता है? यहाँ से नई पटी, ऐश्वर्या, सब भिड़े, ये अलग सीन हो गया। ये या नाइट्रोजन दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका, तो ऐसे देखना है आपको, ठीक है। ये रहा, ठीक है, यही लिखा था मैंने अभी। फिर बात करते हैं एक्सेप्शन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्सेप्शन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है? देखो, बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट अलग चीज होती है। तो यहाँ पे फिर आपका एंटीमनी पहले आ जाएगा नाइट्रोजन से, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की कहानी अलग है, बॉइलिंग पॉइंट की कहानी अलग है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है आप यहाँ पे? यहाँ पे फिर सरफेस एरिया देख लेंगे हम लोग। क्या देख लेंगे? सरफेस एरिया, ठीक है। सुनना मेरी बात। इट इज ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ SvH3, pH3 का कम है, ठीक है। ये यहाँ पे पहले क्यों आया है? ये आया है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये यहां पे पहले क्यों आया है? ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बाकी फास्फोरस और AS का सीन तो आपको पता ही है, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर मास, सो इट डोमिनेट्स ओवर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
इन अमोनिया, ठीक है ना। तो ये कहानी है। तो ये अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डोमिनेट हो जाता है SbH3, ठीक है, ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वाटर के अबनॉर्मल बिहेवियर की। सो वाटर की अगर अबनॉर्मल बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे वाटर तो बोला ही नहीं है, मैंने बोला H2O। तो भाई H2O तो हमारा सॉलिड में भी अवेलेबल हो सकता है, लिक्विड में भी अवेलेबल हो सकता है, गैस में भी अवेलेबल हो सकता है, हमें पता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले सॉलिड की बात कर लेते हैं, लिक्विड गैस उसी के अंदर इंटरनली कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन के सामने मैंने यहाँ पर H2O का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है, जिसमें मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइंस भी दिख रही होंगी, डार्क लाइंस भी दिख रही होंगी। तो अब मेरी बात अच्छे से सुनना, ये आप देख रहे हैं वाइड्स, ये पता है क्या है, ये है अभी आइस, ठीक है। आइस मतलब समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, H2O जो है वो सॉलिड स्टेट में दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है पता है, वेकेंट स्पेस है, ठीक है। ये सब पता है क्या, वॉल्यूम वेकेंट स्पेस है, ठीक है। और ड्यू टू दिस वेकेंट स्पेस आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पे डेंसिटी की। कुछ बच्चे समझते हैं कि देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आइस पानी पे क्यों फ्लोट करती है, तो कुछ किताबों में लिखा गया है या कुछ मास्टर लोग, टीचर लोग बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए आइस वाटर पे फ्लोट करता है। लेकिन रियलिटी ये है कि भैया पानी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, H2O, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैस में हो, चाहे सॉलिड में हो, है ना। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास सेम है। रही बात वॉल्यूम की, तो भैया एक बात बताओ, तुमने 1 लीटर लिक्विड वाटर लिया, उसी लिक्विड वाटर को फ्रीजर में रख दिया, वही 1 लीटर का लिक्विड वाटर 1 लीटर के किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं चेंजेस दिखाई देते हैं, वो इसलिए दिखाई देते हैं, यहां पर ये आपका क्या है बेटा, वेकेंट स्पेस अवेलेबल होता है आइस के अंदर, जिसकी वजह से आइस जो है पानी पे फ्लोट करता है। यहां पे डेंसिटी वेंसिटी वाली कहानी नहीं आती, हकीकत यही है, ठीक है। तो सीधी सिंपल सी बात है, इन आइस ऑक्सीजन एटम ऑफ ईच H2O मॉलिक्यूल कितने से कनेक्टेड है, देखो मैं आपको बताता हूं। एक ऑक्सीजन एटम, सब मिटा लेते हैं पहले तो जरा, एक ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, ठीक है। और एक हाइड्रोजन एटम कितने ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहां पे एक हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, 2 ऑक्सीजन से। ये कहानी आपको थोड़ी ये तो याद ही रखनी है। सो इन आइस ऑक्सीजन एटम ऑफ ईच H2O मॉलिक्यूल इज surrounded by 4 hydrogen atom और 2 hydrogen atom is attached by what, covalent bond, 2 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड है, रिमेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सब आपको समझना है। देखो दिखा भी देता हूं और मिटा देते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूं मैं। ये रहा पहला कोवेलेंट बॉन्ड, ये दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन से कनेक्टेड है 4 हाइड्रोजन, जिसमें से 2 हाइड्रोजन कोवेलेंटली कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये सब तो आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि आइस में कुछ अमाउंट में वेकेंट स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। इट मींस क्या कि भैया आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस व्हाट, डेंसिटी, देखो आ गई ना हकीकत, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो फिर एक बात बताओ, ऐसा क्यों बोलते हैं फिर सब लोग कि आइस की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो फ्लोट करता है? अरे मेरे भाई वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वेकेंट स्पेस उसमें इंक्रीज होती है आइस के सॉलिड स्टेट में, डेंसिटी कम हो रही है।
कम हो रही है तो फिर उसको तो नीचे डूब जाना चाहिए आइस को, फिर भी तैर रहा है। तो कॉमन सेंस है ना भाई अपने पास। तो ये बात याद रखना कि वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। देन इट बिकम्स मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 से ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दो, आइस आपका मेल्ट होने वाली सिचुएशन में आने लग जाएगा, मतलब हल्का हल्का सा होने लग जाएगा, वेकेंट स्पेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, जब H2O को 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होने लगता है, धीरे 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 वो वेकेंट स्पेस खत्म होने लगता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन इज डोमिनेंट ओवर द कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन होने लगता है उसका, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है जब 4 डिग्री से कम का टेम्परेचर होता है। तो समझ रहे हैं मेरी बात।